अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। ये चाहतें ये शिद्दतें नावल जो कि तहरीर किया है सुमेरा शरीफ तूर ने, उसकी आज किस्त नंबर 6 रीड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। हादिया और वकार अपने बेटे के साथ आए हुए थे। हादिया आपी का कुछ दिन रहने का मुंह था। मारिया बाजी और जोया बाजी फुप्पो के यहाँ थी। जितने दिन वो इधर थी हादिया आपा इधर आ गई थी। वकार भाई आए तो सिर्फ छोड़ने थे, लेकिन ममानी के बार बार इसरार पर वो रात ठहरने का प्रोग्राम बना चुके थे। कुछ संडे था, काम भी कुछ ना था, सो अगले दिन सुबह सुबह रुखसत होने का इरादा था। मगरिब तक इनके घर में काफ़ी चहल पहल हो गई थी। मगरिब के बाद अचानक ही अपने घर उस्मान और जुबारिया को देखकर सभी हैरान रह गए थे। सलाम दुआ कर आने ना जाने के गिले शिकवे कितनी देर तक ही यही बातें होती रही। रात के खाने के बाद चाय का दौर चला। जरीश सबको चाय सर्व कर रही थी। सबको देखकर अपना कप लेकर भाभी के पास आ गई। स्टडी के अलावा और क्या करती हो तुम दोनों? इनकी दाएं बाएं दोनों ही थी, सो दोनों ही से इन्होंने पूछा। करना क्या, कॉलेज से आने के बाद कुछ देर आराम करना होता है, किया जाता है। नौशीन, यास्मीन और मामा के साथ किचन के कामों में लग जाती हूँ। मेरा मूड होता है तो मैं भी हाथ बटा देती हूँ, वरना इधर उधर चकराती फिरती रहती हूँ। कभी ताया अब्बू के यहाँ चली जाती हूँ और बस अपनी तो यूं ही गुजर रही है। जरीश ने लापरवाही से कंधे उचकाए। और चच्ची जान, नौशी के ससुराल वाले कैसे हैं? कब तक शादी में तो क्या है? जुबारिया भाभी कितने अरसे बाद कराची आई थी, सो हर एक के मुतालिक दरियाफ्त कर रही थी। देखते हैं क्या करते हैं। अच्छे लोग हैं, ज़ाती तौर पर तो पहले ही खासे मरासिम थे। सितारा की शादी के बाद रिश्तेदारी भी हो गई। अब तो नौशीन के ससुराल है, बहुत अच्छे सलीके के सुलझे हुए लोग हैं। शादी पर वो लोग तो जोर दे रहे हैं, हम ही अभी टाल कर रहे हैं। क्यों? पापा, उस्मान भाई और वकार और भाई तीनों टीवी के सामने बैठे हुए बातों में मसरूफ थे। वो सब इनसे काफ़ी दूर हटकर बैठी हुई थी। नौशी अभी स्टडी में मसरूफ़ है। हादी की भी कम उम्र ही में शादी कर दी थी। अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल ना हुई थी कि शादी की जिम्मेदारी डाल दी। वो तो वकार हेल्पिंग शोर था, कुछ अरसा सब्र कर किए रहा। आराम से हादी ने एग्ज़ाम्स दिए थे और इसके बाद ही हादी घरेलू कामों में उलझी थी। अल्लाह ने किस्मत अच्छी लिखी है, बेटा भी जल्दी हो गया। मगर नौशी के साथ ये सब दोहराना नहीं चाहते। आराम से ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दे, फिर देखेंगे, मामा ने तफसील से कहा। हादी हंसी, जबकि नौशीन चैंपी। और क्या, ये मेरा ही मामा का मशवरा है, वरना शादी के बाद शोहर सब्र कहाँ करते हैं। और दोहरे काम भी करो, शोहरों को भी राजी करो और पढ़ाई भी करो। जरीश और नौशी खामोश ही रही, क्योंकि गुफ्तगू ही ऐसी थी। भाभी, आप पप्पू के यहाँ जाएंगी? जरीश ने पूछा तो वो इस बात में सर हिला गई। हाँ, इरादा तो है, फिर पूरे एक हफ्ते के लिए आए हैं। सभी से मिलूंगी, हमदा को ही लेकर आते। कितना अरसा हो गया इसे देखे हुए, तब तो 3 माह का था, अब तो बड़ा हो गया होगा। नौशीन की बात पर जुबारिया ने गर्दन हिलाई। 7वां मंथ चल रहा है, बड़ा एक्टिव हो गया है, बड़ा ख्याल रखती हूँ इसका। फिर मेरी मामा का भी घर नज़दीक है, ड्यूटी आवर्स में मामा के यहाँ छोड़ देती हूँ। मुझसे ज़्यादा तो मेरी मामा लोगों से अटैच है, बड़ा शरारती है, ज़रा तंग नहीं करता। उस्मान भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, बस लाना चाह रही थी, मगर मामा ने तायरा ने मना कर दिया। ख्वामख्वाह नज़र लग जाएगी। है तो बड़ा प्यारा सा। जुबारिया की बात भी पर सभी मुस्कुरा दी। जब माँ बाप इतने प्यार करते हों, बच्चे भी प्यारे होते हैं। आपने तैयब को देखा है, कैसा तेज़ है, पूरे 1 साल का है। पुप्पो तो हर वक्त इसे साथ रखती हैं, मेरे से ज़्यादा वो पुप्पो से अटैच है। हादी अपने बेटे का बता रही थी, जो थोड़ी देर पहले ही सोया था। हादिया आपा इसे अपने कमरे में लिटा कर आई थी, इसीलिए तो आराम से बैठी हूँ। और चच्ची जान, आप सुनाएं, बाकी खानदान वालों की कैसे हैं सब, खास तौर पर कैसरा खाला वगैरह? जुबारिया ने पूछा तो कैसरा के नाम पर शाइस्ता का मूड बिगड़ गया। ठीक ही है, सभी आती रहती हैं सभी के यहाँ, अलबत्ता केसरा के यहाँ कम ही जाती हूँ। इधर उधर आते जाते मुलाकात हो जाती है। केसरा की तबीयत ही ऐसी नहीं है, मेरा जी ही खराब होने लगता है इसे मिलते हुए। खुद ही कोशिश करती हूँ कम ही सामना हो। इन्होंने साफ कहा था। आती रहती हैं हमारे यहाँ तो पुप्पो, और इनका हर बार किसी न किसी बात पर मामला ख़राब हो जाता है और हर बार अब ना आने की कसम खा जाती हैं, मगर फिर आ जाती हैं। हौसला कैसरा खाला के सारे ख़ानदान की खबर रखती हैं। इधर क्या हो रहा है ताया जान के? हाँ, किस की लड़ाई हुई है? मामू वगैरह सबके सिलसिले में इनकी मामलात बड़ी अप टू डेट होती है। कभी कभार तो मुझे इन पर बड़ी हैरत होती है। चल वाली तबीयत है इनकी ईमान से। हादिया आपा ने तफसील से जवाब दिया। और इनकी बेटी क्या नाम है इनका? हाँ, फौजिया। वो कैसी है? अपनी शादी पर देखी थी तब आजकल सरसरी नज़र डाली थी। इसके बाद केसरा खाला के यहाँ जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। उस्मान अहमद भी इनसे पहलू बचाते हैं। अब जमान के सिलसिले में इनका नाम सुनकर इसे देखने का इश्तियाक हो गया है। तो अच्छी, खूबसूरत, एजुकेटेड, तबीयत की भी ठीक है, मगर गुस्से की तेज़।
سمان احمد سے قدی مختلف، اور پھر اس کا ذہن بھی سمان سے نہیں ملتا۔ بڑا فرق ہے دونوں میں، خاص طور پر کیسرا خالہ کی بڑی مانتی ہیں، اور یہ کیسرا خالہ کیسی ہیں یہ تو آپ سب اچھی طرح جانتی ہیں، ہادی آپا نے ہی بتایا۔ زباریہ نے سر ہلا دیا۔ آج کل ماریا باجی کی نند صبا جس یونیورسٹی میں M.Com کر رہی ہے وہ بھی وہیں فوزیہ بھی ہوتی ہے، بتا رہی تھی ماریا باجی کی بقول صبا یونیورسٹی کے ایک لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، اکثر ہوٹلنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیسرا خالہ بھی جانتی ہے، مگر جان بوجھ کر سمان احمد کے سر مرنے کے تیار ہیں۔ ہادی آپا کی یہ نئی تازہ دی جانے والی انفارمیشن پر زرش نے نوشی کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایسی بات ہو، مگر ہمیں کیا؟ تم کیسرا کے معاملے میں چپ ہی رہا کرو، کچھ بھی مت کہا کرو، کیسرا جانے اور اس کی بیٹی۔ ماما نے ہادی آپا کو ٹوک دیا تھا، خواہ مخواہ ہم پر الزام آ جائے گا، پہلے ہی کوئی قصور نہیں، ساری عمر سے سزا کاٹ رہے ہیں۔ شائستہ کی آواز روندی تھی، پھر انہوں نے قابو پا لیا۔ ایک دم ماحول عجیب سی کثافت کی زد میں آ گیا تھا۔ ہادی آپا، اس رات جب سمان بھائی ہمیں چھوڑنے آئے تھے نا، اور آئس کریم بھی کھلائی تھی، اس جگہ پر ہم نے فوزیہ آپی کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، کافی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی، سمان بھائی نے بھی دیکھا تھا، حیران ہوئے تھے۔ ہم نے تبصرہ کیا تو ہمیں ٹوک دیا، لیکن وہ بالکل اجنبی آدمی تھا، اور رات کے 10 کے قریب دونوں وہاں تھے، ہے نا حیرت کی بات؟ نوشی نے بتایا۔ ہادی کے ساتھ زباریہ بھی چونکی، جبکہ ماما نے نوشی کو گھورا۔ وہ نوشی وغیرہ کے منہ سے پہلے ہی یہ سارا قصہ سن چکی تھی۔ چھوڑو اس بات کو، ہمیں کیا؟ پرائی لڑکی کے متعلق ہم کیوں اندازہ لگائیں؟ رات کے اس پیر یقیناً ماں باپ کے علم میں ہوگا۔ ان کی اولاد کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکا اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ نوشی تم لوگ اب اس بات کو کسی اور کے سامنے مت کہنا، خواہ مخواہ ایک نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ ہماری بات تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، چاہے وہ طاہرہ کی بات ہو یا ہماری۔ انہوں نے فوراً منع کیا تھا۔ نوشی سر جھکا گئی۔ ویسے ماما یہ زیادتی ہے، طاہرہ خالہ پٹ سے کسی کی اولاد کے متعلق کوئی بھی بیان جاری کر دیتی ہیں، اپنی اولاد سے متعلق انہیں کچھ ہضم نہیں ہوتا۔ ہماری تینوں گھروں سے متعلق کوئی بھی بات ہو وہ اشتہار بنا دیتی ہیں، اور اپنی بات قبر کے خول کی طرح کھلنے نہیں دیتی۔ سمان بھائی والا معاملہ ہی دیکھ لیں، تائی ابو کیا چاہتے ہیں یا سمان بھائی کی کیا خواہش ہے، سارے خاندان میں انہوں نے ڈنڈورا پیٹ دیا۔ چلو یہی تک بات رہتی تو ٹھیک تھا، انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ تائی امی کو ایک منٹ کے لیے پرسکون ہونے نہیں دیا، لمحہ لمحہ فون کر کے انہوں نے تو وہ آگ لگائی کہ تائی اور تایا کے درمیان ایک جنگ سے چھڑ گئی، اور پھر مزے کے لیے وہ خاندان کے سارے گھروں میں جا کر بتاتی ہیں، آج فلاں بات پر سعید احمد طاہرہ سے جھگڑا، کون سا گھر ہے جہاں جھگڑا نہیں ہوتا؟ مگر تایا اور تائی کی زندگی کیسرا خالہ نے تماشا بنا دیا۔ ہادی بھری بیٹھی تھی، سب کہے گئی، آواز دھیمی تھی، صرف یہ چاروں ہی سن سکتی تھی۔ پھر بھی بیٹا، دل تو ہمارا بھی دکھتا ہے، ہم نے ایک زندگی یہ تسے کراتے گزار دیا۔ بھائی اور طاہرہ میں کیا بات تھی؟ یہ علیحدہ کہانی ہے، یہ دونوں پرسکون زندگی گزار سکتے تھے۔ طاہرہ کی سب بہنیں بھائیوں نے پوری کوشش کی تھی، مگر یہ کیسرا ہی تھی جس نے طاہرہ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ ہم تو سچ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اسی سچ کی بدولت وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ جب بھی پرانی باتیں یاد آتی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ایک طرف خاموش بیٹھے حالات کا رخ دیکھیں، کبھی تو بہتر ہوگا۔ لیکن چچی جان، اس طرح خاموش رہنے سے بھی بعض اوقات حالات بگڑ سکتے ہیں۔ عثمان بتاتے ہیں سمان وغیرہ آپ سے حد سے زیادہ اٹیچ ہے، پھر بھی آپ یہ سب کہہ رہی ہیں، جبکہ سمان احمد کسی بھی طرح فوزیہ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو پھر آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیتی؟ آپ کا پہلا حق بنتا ہے۔ بات اس رخ پر آ جائے گی۔ شائستہ بیگم نے زرش اور نوشی کو دیکھا۔ ہادی خاندانی معاملات میں کسی حد تک باخبر ہو چکی تھی کہ ہر طرح سے اسے خبر ملتی رہتی تھی، جبکہ نوشی اور زرش، تم دونوں اٹھو، اندر جاؤ، ہر وقت بڑوں کی باتوں میں ہی توجہ مت دیا کرو، یہ خاندانی جمیلے تمہارے کسی کام کے نہیں۔ اٹھو، شاباش، انہوں نے صاف کہتے دونوں کو کہا تھا۔ دونوں ہی آرام سے بیٹھی سن رہی تھی، گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھی۔ نوشی سمجھ گئی تھی ماما نے زرش کی وجہ سے دونوں کو اندر بھیجا ہے، زرش کو لے کر ہادی کے کمرے میں چلی گئی جہاں طیب سو رہا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا چچی جان۔ زرش اور نوشین کے جانے کے بعد زباریہ نے وہی سوال دہرایا تھا۔ میں سٹینڈ کیسے لوں؟ ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، سمان ہمیں لاکھ عزیز سے، میں نے اسے گود میں کھلایا ہے۔ ہادی سمان سے 1 سال چھوٹی ہے۔ سمان میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں، مگر یہ نفرتوں کے سلسلے بہت جان لیوا ہیں۔ مجھے مان ہے ان بچوں پر، مگر میں ان کو عذاب کی بتی میں جھونک نہیں سکتی۔ پھر زرش بھی ایسی عمر میں ہے جہاں فہم و شعور کی بجائے جذبات حاوی رہتا ہے۔ سامان سے وہ لاکھ اٹیچ صحیح، مگر میں اسے کسی جہنم میں نہیں دھکیل سکتی۔ طاہرہ جس مقام پر ہے، ایسے حالات میں ہمارا قدم پیچھے بڑھا لینا ہی بہتر ہے۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ پاپا نے سامان اور زرش کے رشتے کے سلسلے میں باقاعدہ آپ لوگوں سے بات کی تھی۔ شائستہ بیگم کے جواب میں زباریہ نے فوراً کہا تھا، ہاں کی تھی، تب چچا نے زرش کی کم عمری کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ شائستہ نے
इसी धीमे अंदाज में कहा, मगर क्यों? मुझे तो ये बताया गया था उस्मान की दादी जान की भी यही ख्वाहिश थी, उस्मान या समान में से किसी एक की आपकी किसी एक बेटी से शादी हो जाए। हादी और नौशी की बात ही दूसरी है। उस्मान की मेरे साथ कमिटमेंट थी, लेकिन समान और जरिश के मामले में सोचा जा सकता है। ज़रूर सोचते बेटा, अगर ताहिरा खुद आकर मेरी इज्जत और शान और दिली आमादगी से हमारी बेटी के लिए बात करे तो, वरना जरिश हमें भारी नहीं, अभी पढ़ रही है, पहले तालीम मुकम्मल करेगी, फिर इसकी शादी का भी सोचेंगे। अभी तो इसे जिद करने और अपनी बात मनवाने से ही फुर्सत नहीं मिली, घरदारी क्या खाक करेगी। जुबारिया ने हादी को देखा, इसका चेहरा मुतमईन था, जैसे वो अपनी माँ से 100% इत्तेफाक करती हो। चले इस पॉइंट को भी जाने देते हैं, मगर अगर कभी समान अहमद ने खुद आपसे जरिश के लिए बात की तो फिर क्या करेंगी? जुबारिया ने बात कह दी थी जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। उस्मान समान की तबीयत मेरे हाथों में हुई है, इनकी निगाह बदलने से ही इनके अंदर का मौसम पढ़ लेती हूँ। मैं जानती हूँ समान जरिश में दिलचस्पी रखता है, इसने ज़बान से कभी इजहार नहीं किया और ना ही मेरे सामने इजहार करेगा। अपने बच्चों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, इसके अंदर एतमाद था। जुबारिया देख कर रह गई, और अगर कभी ज़बान ने जरिश से इजहार कर दिया तो फिर? इस बात पर हादिया और शाइस्ता दोनों उलझ कर रह गई थी। बड़ों के मामले में ये कह लें कि समान इनका अदब लिहाज करके खामोश रहेगा, और अगर जरिश अपने दिल की बात बता कर वो राजी कर ले फिर भी आप यही कहेंगी? जुबारिया ने दोनों को शशोपंज में डाल दिया था। जज्बे बेलगाम होते हैं, इन पर बंद नहीं बांध सकते। और फिर समान अहमद जिस जज्बे का असीर है, इसमें तो और भी मुश्किल है। जरिश का उम्र जज्बाती ज़रूर है, मगर चाहे जाने की ख्वाहिश हर लड़की में फितरी होती है, और जब समान अहमद जैसा हर लिहाज से मुकम्मल इंसान किसी की ख्वाहिश करे और वो वजूद ला इल्म भी ना रहे, तो मेरा नहीं ख्याल जरिश का जहन इस हकीकत को कबूल करने से इनकार करेगा। मोहब्बत, चाहत ऐसे जज्बात हैं जिन्हें मजबूरन किसी दिल में पैदा नहीं किया जा सकता। ये जज्बे खुद आगे बढ़कर अपना आप मनवा लेते हैं, और कभी समान के जज्बों ने जरिश से अपना आप मनवा लिया। फिर जुबारिया सवालिया निशान बनी बैठी थी। शाइस्ता बेगम के पास कोई जवाब नहीं था, वो निगाहें फेर गई थी। कुछ देर बाद इन्होंने सर उठाया था। जबान के अलावा जुबारिया की आंखों में भी यही सवाल थे। तो फिर इस मकाम पर ताहिरा को जिद तोड़ना होगी, मेरी बेटी को वही इज्जत, वही मकाम, वही मान देना होगा जो इसका हक है। बहसियत बहू वो डिज़र्व करती होगी। मुझे समान अजीज़ है, लेकिन कभी भी माँ अपनी औलाद को अपने हाथों से कुएं में धकेल नहीं सकती। ताहिरा को खुद आकर हमसे जरिश को मांगना होगा, पिछले तमाम हवाले बुलाकर इसे नए रिश्ते इस्तवार करने होंगे, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। जुबारिया मुस्कुरा दी। चलें जी, मेरी दुआ है अल्लाह बेहतरी करे। ये मोहब्बतों चाहतों की बातें हैं, ऐसे रिश्ते में यही जज्बे अच्छे लगते हैं। अल्लाह हालात संवारे। फिलहाल तो मेरा ख्याल है पापा इस बात को दबा गए हैं। इनका ख्याल है कि जरिश अभी अपनी तालीम मुकम्मल करके जब हालात साजगार होंगे तो वो अपना हक भी इस्तेमाल कर लेंगे। बस आप लोग तैयारी करें, मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह हालात बदलने वाले हैं। जुबारिया बहुत मुतमईन थी, बहुत पुरुम्मीद और आसूदा हाल। शाइस्ता ने एक गहरी सांस ली थी, दिल ही दिल में आमीन कहा था। समान इन्हें किसी हद तक अजीज था, काश वो जुबारिया को बता सकती। रज़ा बीमार था, ज़हनी तौर पर भी, और इस कदर एब्सेंट था कि बिस्तर का होकर रह गया था। 2-3 दिनों में ही वो निचट कर रह गया था। जुबैदा बेगम हर किसी से इसकी बीमारी की वजह छुपा गई थी, मगर वो रिमशा जानती थी रज़ा किस तरह की। जुबैदा की सख्ती से इनकार पर डटा हुआ था, इसे नवेरा चाहिए। जुबैदा बेगम हमीद साहब से बात करें, इनकी एक ही जिद थी, लेकिन जुबैदा बेगम को इसे चुप कराने और ज़बान बंद करने के लिए क्या क्या जतन नहीं करने पड़े थे, मगर रज़ा किसी भी तरह नहीं मान रहा था। वो इतना ज़िद्दी नहीं था, मगर इस मकाम पर आकर इसकी ज़िद हद से बढ़ गई थी। रज़ा बंद करो अपनी ये ज़िद, आने वाले वक्त तुम्हें दिखाए नहीं दे रहा, मगर मेरी जान निकल रही है। तुम्हारा बाप तुम्हें और मुझे घर से निकाल देगा, फिर मांगते रहना नवेरा को। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुछ खा के मर जाऊंगी मैं भी। वो इसे हर तरह से समझा बुझा चुकी थी। इस वक्त भी, रात के इस पहर भी इसकी वही जिद थी। हमीद साहब और ख़ानदान वालों से बात कर जुबैदा को एकदम गुस्सा आ गया था। इस वक्त कमरे में सिर्फ वही दोनों। देख रज़ा, तेरा दिमाग ख़राब हुआ है, मेरा नहीं। अपने बाप को तो मुझसे ज़्यादा जानता है। सारे ख़ानदान में इतना गुस्सेला और तंतु मिजाज कोई नहीं है, वरना तू इन्हें किसी बात पर गुस्सा नहीं आता। अगर आता है तो फिर वो हद कर देते हैं। रज़ा चुप रहा। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। कितनी देर बाद बोला तो कितना मायूस था। जुबैदा का अपना दिल कटने लगा। हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता, तू जिद छोड़ दे। रिमशा अच्छी लड़की है। अच्छी तो है, तेरी हम उम्र है, फिर किस बात की जिद है? बड़े बड़े लोगों को इस मुकाम पर इस उम्र में जज्बात बहका देते हैं। वो तेरी तरह जिद्दी तो नहीं करते, खुद को संभाल लेते हैं। तू भी खुद को संभाल ले। मैं बहका तो नहीं हूँ,
नहीं बहका मैं। वो सरहाने में मुंह छुपा गया था। रात के इस पहर रजा की तबीयत खराब तबीयत के बायस वो इसके पास चली आई थी। हमीद साहब और रिमशा कब के सो चुके थे। जुबैदा ने रजा के बैलों में हाथ फेरा था। रिमशा से नफरत है मुझे, नहीं पसंद वो मुझे, वो नफरत से कह रहा था। जुबैदा लपसी गई थी। तो मुझे रसवा करवाएगा। वो रूहानी हो गई। इसने अपनी जिद ना छोड़ी तो मैं कह रही हूँ, मैं खुदा की कसम खा के मर जाऊंगी। दुपट्टे में मुंह छुपाकर वो बबक कर रोने लगी। रजा ने सरहाने से चेहरा निकालकर माँ को देखा। अपनी जिद में इसे कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा था, किसी का भी ख्याल नहीं रहा था, सिर्फ अपने दिल की मान रहा था। ये भी ना सोचा कि इसकी जिद से क्या क्या तूफान आ सकते हैं। बात सुन मेरी, आज मैं तुझे सब बताती हूँ, फिर खुद फैसला करना। ऐसे रिश्ते के लिए तूफान लाते हैं। अपना चेहरा साफ करके वो कह रही थी। रजा ने सर उठाकर देखा। मैं इस खानदान के लिए बिल्कुल गैर हूँ। अम्मा के मोहल्ले में हमारे घर के सामने हाजी गफ्फार साहब रहते थे। बड़े नेक तबीयत और सुलझे हुए इंसान थे। 2 ही इनके बेटे थे, साथ में इनका भाई रहता था। इनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। तीनों बेटे शादीशुदा थे। बेटी का खाला के यहाँ रिश्ता तय था, मगर वो और गफ्फार साहब का छोटा बेटा एक दूसरे को पसंद करते थे। वालिदैन का खौफ था कि कुछ कह नहीं सके। लड़की तो खुद को संभाल गई, मगर लड़के से अपना आप संभाला ना गया। इधर लड़की की शादी तय हुई, इधर लड़के ने घर में इस लड़की का रिश्ता मांगने का शोशा छोड़ दिया। खानदानी लोग थे, जबान का कहा हर हाल में पूरा करने वाले। गफ्फार साहब ने बहुत बेटे को समझाया, मगर बेटे की जिद ना टूटी। फिर लड़के की माँ भी इसका साथ दे रही थी। थक हार कर गफ्फार साहब ने छोटे भाई से बात की। वो तो सुनते ही भड़क उठे। इनके तीनों बेटे मरने मारने पर तुल आए थे जब इन्हें इल्म हुआ कि रमजान लड़का इनकी बहन को पसंद करता है। बात बढ़ते बढ़ते खानदान वालों तक पहुंच गई। लड़की का कसूर था कि नहीं, मगर इस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और फिर खाला रिश्ता तोड़ गई। गफ्फार साहब शर्मिंदा भी थे। इन्होंने दोबारा भाई से बात की तो इनके बेटे तैश में आ गए। खड़े खड़े इन्होंने अपनी बहन को कत्ल कर डाला। रमजान को भी मारना चाहा, मगर वो बच गया और भाग निकला। 2 घर तबाह हो गए। केस पुलिस तक पहुंच गया। दोनों खानदान पुलिस से छुपते फिर रहे थे। गफ्फार साहब का भाई इसी सदमे से इंतकाल कर गया। बेटे बेघर हो गए थे और रमजान का कुछ पता ना चला। कुछ लोग कहते थे कि वो रमजान को भी कत्ल कर दिया गया। वो भाग तो गया था, मगर बाद में लड़की के भाइयों ने इसे ढूंढकर मार दिया, वल्लाह अलम। मगर एक लड़के की जिद से वो 2 घर तबाह हो गए थे। अगर वो सब्र कर लेता, हालात पर छोड़ देता तो जरूर इसके लिए बेहतरी निकल आती। मगर हुआ क्या, इस जिद ने इस लड़की की जान ले ली। जान ली जो ली, पूरा खानदान तबाह हो गया। पता नहीं रमजान मर गया या जिंदा है। काजी साहब वो मोहल्ला ही छोड़ गए थे। लड़की के भाई कुछ अरसा जेल में रहे और फिर दे दिलाकर केस खत्म करवा दिया, और अब भी वो मोहल्ला छोड़ गए। कहाँ है कुछ इल्म नहीं। मैं बहुत छोटी थी जब ये सारा वाकया हुआ था। मैं बड़ी हुई तो माँ बाप ने शादी कर दी। किस्मत से तुम्हारे बाप भी बेहद वसीला मिला, मगर अच्छे हैं, गुस्सा करते हैं मगर इज्जत देते हैं। मगर खानदान वालों के मामले में वो बेहद हसास है। जमान की बेवा वाजिदा आपा से कलाम नहीं करते कि इनके मियाँ तुम्हारे चचा के तौर तरीके ठीक नहीं थे। खानदान से बाहर अकेले अपना कारोबार शुरू किया। वो खानदान में अपने गुस्से से खुद ही खाइफ रहते थे। ऐसे में बताओ मैं क्या करूं? तुम कहते हो नवेरा तुम्हारे जज्बात से बेखबर है, इसे तो कुछ पता ही नहीं। मैं कैसे इसकी साफ सुथरी हंसती बसती जिंदगी को जाड़ने का सामान करूं? रजा लब बींचे सब सुन रहा था। रिमशा से तुम्हारा रिश्ता तय करते हुए इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह बावर करवा दूं कि तुम्हें हर हाल में रिमशा से शादी करना होगी। अगर कभी तुम इनकार करो या एतराज करो तो फिर फिर मैं और तुम जाने, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इन्होंने रिमशा के बाप को जबान दिया और वह जबान पर जान देने वाले आदमी हैं। वो रो दी थी। रजा तब भी खामोश है। तुम अपने आप को संभालो, इस उम्र में बंदा बहक जाता है, मगर अक्लमंद और मुकम्मल इंसान वही होता है जज्बात की अकल पर हावी ना होने दे। नवेरा की अगर मैं बात कर भी लूँ, मगर खानदान में कोई नहीं मानेगा। नवेरा ने ही अगर इनकार कर दिया, तुमसे नफरत का इजहार कर दिया, तो फिर बोलो क्या करोगे? रजा खामोशी से आंखें बंद करके बाजू रख कर बैठ गया था। मैं नवेरा पर कोई बहुतान नहीं बांध सकती। अगर मैं तुम्हारे फेवर में कह भी दूं नवेरा तुम पर मेहमान बांधा है, तो फिर मुजरिम होंगी। नवेरा का किरदार, इसकी आदत, इसके अतवार खानदान का हर बंदा आंखें बंद करके इसकी गवाही दे सकता है। हम छोटे हैं, खानदान वाले कभी पलट कर देखेंगे नहीं। वो अब भी कह रही थी। रजा ने कुछ ना कहा। तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ तुम जज्बात में कोई गलत फैसला न करो। नवेरा तुम्हारे लिए काबिल सदे एहतराम है। वो नवाज की मंगे तरह कुछ वक्त गुजरेगा, वो इसी खानदान की बहू बनेगी। तुम्हें ही अपने ऊपर बंद बांधना होगा, वरना फिर मुझे कुछ मत कहना। मैं हर हाल में तुम्हारे बाप का और खानदान वालों का साथ दूंगी। रजा अब भी खामोश था। संभालो अपने आप को, बीमार पड़ के अपना ही नुकसान है। रिमशा की जबान बंद है, मगर कल को किसी के सामने इसकी जबान खुल गई तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। चलती हूँ मैं।
आराम से सोने की कोशिश करो। मेरा बेटा बहुत समझदार है, अपनी माँ की मजबूरी अच्छी तरह समझता होगा। इसकी पेशानी पर बोसा देकर कमरे से निकल गया। जुबैदा के जाने के बाद रजा उठ बैठा। बुखार अब भी था, पाँव का जख्म अब भी तकलीफ दे रहा था, मगर सीने में जलती आग बहुत अजियतनाक थी। वो अपने दिल की बात माँ के सामने अश्कार करके ही ना ही वो पछता रहा था और ना शर्मसार था, लेकिन माँ की बातें, इसकी मिन्नतें, इसकी नसीहतें। रजा ने बैकग्राउंड से तेक लगा ली। मर जाऊंगा अगर नवेरा से दस्तबदार हुआ था। वो एकदम फिर सिसक उठा। दिल पर कुछ इख्तियार नहीं था। ये मोहब्बत, ये जज्बे, ये चाहतों और ये शिद्दतों के खेल इतने अजियतनाक क्यों होते हैं? क्यों? अपने दर्द पर वो खुद ही बुलबुला उठा था। अम्मा ने चची जुबैदा के यहाँ फ़ोन किया तो पता चला रज़ा बीमार है। 3-4 दिन से मुसलसल बीमार है। रिमशा भी कुछ ठीक नहीं है। फ़ोन रखकर इन्होंने भाभी और नवेरा से जिक्र किया। वो भी मुतफक्कर हो गया। अम्मा ने रात को जाने का कहा। नबील भाई शाम को घर लौटे तो अम्मा और नवेरा चचा के यहाँ जाने को तैयार थी। भाभी नहीं जा रही थी, बस नबील भाई का इंतज़ार था। ये इनके ख़ानदान का असूल था कि चाहे कुछ भी घर में कोई भी बीमार हो, सब अयादत को जाते थे, चाहे बीमार आम नोयत की हो या शदीद की। नबील भाई इनको लेकर आ गए थे। चची बहुत मोहब्बत और इखलाक से मिली थी। रिमशा चुपचाप सी थी, इससे भी बुखार था, लेकिन रज़ा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। इनकी थोड़ी देर बाद फारूक चचा और चची चले आए थे। अभी इन्हें भी भाभी ने फ़ोन करके बताया था। सभी इस वक्त रज़ा के घर में थे। रज़ा क्या बात है, तबीयत इतनी ख़राब क्यों कर ली है? तुम तो बुखार वगैरह को कुछ गर्दानते ही ना आते। अब नवेरा इसके पास कुर्सी पर बैठी शिकफ्ता अंदाज में बोला। रज़ा ने ज़रा की ज़रा आंखें खोली। पर्पल कलर के लिबास में सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए मताना से मुस्कुराती रज़ा की आंखों में जलन होने लगी। इसने फ़ौरन आंखें बंद कर ली। रज़ा, कोई जवाब ना पाकर नवेरा ने पुकारा। वो तब भी कुछ ना बोला। नवेरा ने पलटकर रिमशा को देखा। इसके आने के बाद ही वो आकर कमरे में ही एक तरफ कुशन पर आकर बैठ गई। तुम्हें भी बुखार चढ़ गया है? रज़ा का साथ तुमने ज़रूर देना है। इसका अंदाज छेड़ने वाला था। रमशा के होंठों पर तल्ख से मुस्कुराहट थी। बस शायद मौसम का असर है। डॉक्टर घर आकर चेक कर गया है, मेडिसिन भी यूज़ करवा रही हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जुबैदा चची ने ही जवाब दिया। हाँ, आजकल मौसम असरअंदाज हो रहा है, फिर सर्दियों का मौसम तो फ़ौरन ही असर कर जाता है, बड़ी चची ने भी कहा। नवेरा उठकर रिमशा के पास कालीन पर कुशन पर आ बैठी। रिमशा का हाथ थामा तो आग की तरह दहक रहा था। कितना तेज़ बुखार है तुम्हें तो रिमशा? कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहना हुआ? इस तरह लापरवाही से तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। नवेरा ने फिक्रमंदी से रिमशा का बुखार से सुर्ख तपा तपा चेहरा देखा। रिमशा गहरी सांस लेकर है। मैं भी कितनी दफ़ा इसे कह चुकी हूँ, मगर ये दोनों मेरी सुनते ही कब है। दोनों ही अकलौते हैं और लाडले भी, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं मेरी मोहब्बत का। जुबैदा चची आदीदा होगी। बदलता मौसम तो हर किसी पर असर अंदाज होता है। ये तो फिर दिसंबर की सर्दी है, एहतियात तो ज़रूरी है ना, वरना एक दफ़ा बंदा बीमार पड़ जाए तो पूरे साल के लिए पड़ जाता है। अम्मा ने भी कह दिया, जाओ रिमशा बेटा जर्सी वगैरह पहन कर आओ, जाओ शाबाश। हमीद चचा ने कहा तो रिमशा उठकर चली गई। नवेरा इसी तरह बैठी रही। दोनों चचा और नबील भाई रज़ा के बिस्तर पर ही बैठे थे, जबकि अम्मी चची और जुबैदा चची साइड की कुर्सियों पर बैठी थी। मेडिसिन के साथ परहेजी खुराक भी खिलाओ, बच्चे में कमज़ोरी हो गई है। बड़ी चची ने छोटी चची को कहा तो इन्होंने कहा सब कुछ ही खिला रही हूँ। रिमशा तो अंकल के कहने पर कुछ ना कुछ खा ही रही है। ये रिज़ा तो कुछ मुंह को ही नहीं लगाता। चाची ने शिकायती नज़रों से बेटे को देखा, जो अब जिद तो छोड़ चुका था मगर बोलना भूल गया था। बुरी बात है रज़ा, कितना परेशान कर दिया तुमने सबको। नवेरा ने इधर बैठते ही लिताड़ा। वो तब भी आंखें बंद किए पड़ा रहा। सो रहा है शायद। चची ने पेशानी पर हाथ रख कर कहा और फिर कहा, आए हम बैठ चलते, ख्वामखा शोर से नींद खराब होगी। अम्मा उठ बैठे थे। बाकी सब ने भी तकलीद की थी। लॉन्च में आकर सभी बैठ गए थे। रिमशा जर्सी पहनकर आई तो नवेरा ने इसे अपने पास बिठा लिया। बगौर रिमशा का चेहरा देखा, इंतहाई जर्द, बुखार से तपा चेहरा। नवेरा को किसी बात का एहसास हुआ। क्या बात है मिशी, कहीं तुम दोनों में कोई बात तो नहीं हुई? नवेरा ने दिल की बात कहने में तामुल नहीं किया था। रिमशा ने जवाबन ऐसी नज़रों से नवेरा को देखा कि वो सिर पिटा गई, ताहम मुँह से कुछ नहीं कहा। बाकी बड़े बातों में मसरूफ़ थे। वो दोनों एक तरफ बैठी हुई थी। क्या बात होनी है हमें? तल्ख लह जाता। नवेरा एकदम यूं ही तुम दोनों झगड़ते रहते हो इसीलिए पूछ रहा, वरना ठीक है हम दोनों। मौसम शायद कुछ ज़्यादा ही असरअंदाज हो गया। वही तल्खी अब भी थी। नवेरा गहरी सांस लेकर रह गई, मगर अंदर ही अंदर कोई चीज़ क्लिक ज़रूर हुई थी। कॉल बेल हुई तो रिमशा उठकर बाहर चली गई। बाकी सब नवाज और नवेरा की शादी के मामलात पर डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। नवेरा तवज्जो से सब कुछ सुन रही थी। इस आवाज़ पर चौंक कर पलटी। दरवाजे में नवाज खड़ा था और इसके हक़ में शारिक ज़मान। पीछे ही रिमशा थी।
नवेरा को उम्मीद ना थी कि नवाज यहाँ दिखाई देगा। वो फौरन सर झुका गई। वालेकुम अस्सलाम चची। और चचा ने बावाज बुलंद कहा। नवाज ने सब पर एक तायराना निगाह डाली। कोने के सोफे पर पर्पल सूट में मौजूद नवेरा को देखकर भी वो ठटका था। नवेरा सर झुकाए हुए थी। एक धीमी सी मुस्कुराहट नवाज के होंठों पर छू गई थी। वो दोनों अंदर बढ़ गए थे। बारी बारी सबसे सलाम दुआ की। थोड़ी देर में पहले नवील का फोन आया था। रजा की तबीयत ठीक नहीं थी। शारिक के मोबाइल पर। मैं भी इसके साथ ही था, सोचा चल के इयादत कर आऊं, मगर यहाँ तो सभी मौजूद है। रिमशा नवेरा के साथ आकर बैठ गई थी। वो दोनों साइड सोफे पर मौजूद थी। हाँ, बस तबीयत अचानक खराब हो गई। कहाँ है रजा? शारिक ने पूछा। कमरे में है, दवाई खिलाई थी, सो चुका है, हमीद चचा ने जवाब दिया। और तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? नबील बता रहा था तुम भी कुछ अलील थे। शारिक का रुख नवेरा के साथ बैठी रिमशा की तरफ था। रिमशा शारिक जमान के बराह रास्त पूछने पर घबरा गई। ठीक हूँ, इसने धीमे से कहा। खाक ठीक है, इतना तेज बुखार है कि हाथ तक लगाया नहीं जा रहा। बड़ी चची ने फौरन कहा था। मेडिसिन या ट्रीटमेंट वगैरह? नवाज ने चची को देखा। इन्होंने गर्दन हिला दी। सब हो रहा है, बस इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, नवाज ने दिलासा दिया। चची जुबैदा मेहमानों के लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करने उठी तो नवेरा भी वहां से निकल आई। नवाज की मौजूदगी में तो वैसे भी इसे शर्म आ रही थी। क्या कह रही हैं चची? वो किचन में चली आई थी। चची चाय का बर्तन चूल्हे पर चढ़ा रही थी, चाय बनाने लगी थी। तुम क्यों आ गई हो? इन्होंने एक नज़र बगौर देखा। इंतहाई सुलझी हुई ठहरी तबीयत की मालिक इनकी पसंदीदा तरीन लड़की थी, मगर रजा इसके दिल ने होक उठी। यूं लगा कोई चीज दिल से टूट कर गिरी। वहां सबकी मौजूदगी में मुझे घबराहट हो रही। लाए मैं चाय बना देती हूँ। इसने अपनी खिदमत पेश की। जुबैदा नफी में सारे। नहीं तुम बैठो, मैं कर लूँगी, कुछ नहीं होता चची जान, मेरा अपना घर है, भला हाथ पर हाथ धरे बैठी अच्छी लगूंगी। इसने चची को पीछे हटा दिया और खुद चूल्हे के पास खड़ी होगी। बड़ा किस्मत वाला है नवाज, तुम जैसी लड़की इसे शायद ही कहीं मिलती। अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, चाहते नसीब करें, मुकद्दर अच्छा करे। इन्होंने दुआएं दी थी नवाज के नाम पर। वो जेम कही थी। मंगनी के दौरान तो नहीं, मगर दिन तय होने के बाद वो लाशूरी तौर पर नवाज को सोचने लगी थी। रिमशा भी कुछ कम नहीं। बड़ा खुश नसीब है रजा। यूँ कहीं इस खानदान के लड़के बीवियों के मामले में बड़े खुश नसीब होते जा रहे हैं। इसने बात हंसी मटा ली थी। चची तलखी से मुस्कुराती। काश अपनी खुश नसीबी का यकीन वो बदनसीब भी कर ले। इसकी आवाज़ रोंद गई। नवेरा फौरन मुतवज्जा हुई। क्या बात है, दोनों में कोई अनबन हुई है? अनबन होती तो कोई बात भी होती। रजा की तकलीफ, इसकी बीमारी ने इसकी बहुत पसमनदा अजाब बना डाला है। नवेरा ने चची को बाजू के घेरे में ले लिया। वो सिरे से इस रिश्ते को ही कोई अहमियत नहीं दे रहा। वो तो कुछ कहते कहते यकदम दांतों तले जबान। इतना फिक्र मत करें, दोनों अभी इमचोर हैं, उम्र के साथ साथ संभल जाएंगे। बाकी देखिएगा, रजा कैसे नहीं मानेगा, खुद कहेगा। नवेरा ने भरपूर दिलासा दिया था। चची ने अपने बहते आंसू साफ किए, एक नज़र नवेरा पर डाली, धीमी मुस्कुराहट लिए कहती, मुतमईन और पुरएतमादी खानदान का हीरा थी ये लड़की। आहा, इन्होंने ठंडी आ भरी। रजा, किस मुसीबत में तूने मुझे डाल दिया है? वो अजियत से सर झुका गई। नवेरा चाय की तरफ मुतवज्जा थी। वो दुपट्टे से चेहरा साफ करके फ्रिज से दीगर लवाजमात निकालने लगी। नवेरा ने चाय बनाकर चायदानी में डाली। चची ट्रे में सबके लिए कप रख रही थी। ट्रे सजाकर वो बाहर निकल आई। तुम भी आ जाओ, सबके साथ बैठकर चाय पी लो। निकलने से पहले नवेरा से कहा। वो सर हिला गई। चची जुबैदा चली गई। वो यूं ही खड़ी रही। नवाज की मौजूदगी में वो अंदर जाने से झिझक रही थी। मंगनी से पहले या बाद में आने से कोई रोक टोक नहीं थी, मगर अब दिन तय हो गए थे। एक पर्दा खुद ब खुद दरमियान में आ खड़ा हुआ था। वो स्टूल घसीट कर बैठ गई। 5 मिनट बाद रिमशा 2 कप चाय थामे चली आई। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? एक चाय का कप मग भरा हुआ मग इसे थमाकर बोली। यूं ही अंदर सभी थे, बस दिल नहीं माना अंदर जाने को। सिप लेते इसने ससुरी से कहा। यूँ कहे नवाज भाई की मौजूदगी में अंदर नहीं जाना चाह रही थी। रिमशा की बात पर वो जेम की। ये भी है, मुझे नहीं इल्म था कि इस तरह आमना सामना हो जाएगा, वरना मैं ना आती। खानदान में ये सब तो चलेगा ही जब तक शादी नहीं हो जाती। आप कब तक छुपेंगी? कहीं ना कहीं तो आमना सामना हो जाएगा। जिस तरह आज रिमशा कतरे खुशगवार मूड में थी, हल्की बल्कि बातें कर रही थी। मगर फिर भी मुझे एहतियात तो करनी चाहिए। वो मुसलसल चाय के सिप ले रही थी। रिमशा ने बगौर नवेरा का चेहरा देखा। सुर्खी माइल भरा हुआ चेहरा, गहरी काली और संजीदगी से मुस्कुराती आंखें, और इन पर साया फगन लंबी पलके सलीके से सर पर जमाया दुपट्टा। एक लम्हे को रिमशा खुद भी मबहूत हो गई थी। नवेरा की खूबसूरती में न जाने कौन सी ऐसी अदा थी जो देखने वाले को एक लम्हे बगौर देखने पर मजबूर कर देती, जैसे वो खुद आंख झपकना भूल गई थी। वो बेध्यानी से कप पर उंगली फेर रहा था। क्या बात है, इतनी महवियत से क्या देख रही हैं? अपने चेहरे पर रिमशा की निगाहों का रक्स महसूस करके आप बहुत खूबसूरत हैं, वो कह रही थी। माय गॉड, इसीलिए इतने गौर से देख रही थी? हंसी रोककर इसने रिमशा को देखा। बहुत संजीदा थी।
نہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس قدر خوبصورتی تو خدا نے مجھے بھی دی ہے۔ آپ میں ایسی کیا بات ہے جس کا خاندان کا ہر فرد متعارف ہے؟ انتہائی سنجیدگی سے وہ پوچھ رہی تھی۔ نویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رمشا کی آنکھوں میں کوئی انجانا احساس کروٹیں لے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی۔ پاگل ہو تم، کوئی خاص بات نہیں، میں تو ایک عام سی خدا کی مخلوق ہوں، تمہاری طرح، شاید تم سے بھی کم، اس نے انکساری سے کہا۔ رمشا نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اگر مجھ سے کم درجہ ہوتی تو کبھی اس قدر اہمیت کی حامل نہ ہوتی۔ کوئی آپ کے لیے مجھے یوں ریجیکٹ نہ کرتا۔ لفظ تھے کہ کیا؟ نویرا ہکا بکا رہ گئی۔ رمشا مکمل حواسوں میں تھی یا بے حواس؟ نویرا کچھ نہ سمجھی۔ مذاق نہیں کرو یار، کیوں ایسی الجھی باتیں کر رہی ہوں؟ مجھے ایک لفظ نہیں پلے پڑا، نویرا نے کہا تھا۔ رمشا کے اندر ایک تندخیر لہر اٹھی تھی۔ جی چاہا یکدم نویرا کو کھڑی کھڑی سنا دے۔ رمشا لب بھینچ کر کاؤنٹر سے پشت ٹکا گئی تھی۔ رضا مجھے ریجیکٹ کر چکا ہے، وہ تو شروع سے ہی ریجیکٹ کرتا آیا تھا، مگر اس کی آواز رند گئی تھی اور پھر مسلسل آنسو بہتے چلے گئے۔ نویرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس طرح اسے تسلی و تشفی سے۔ پلیز رمشا، بی بریو، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھنا اس لڑکے کو کیسا سیدھا کرتے ہیں ہم لوگ۔ تمہیں آج رلا رہا ہے تو کل معافیا بھی مانگے گا تم سے، اس نے دلاسا دیا۔ رمشا نے اپنے آنسو صاف کیا۔ نویرا کو دیکھا، وہ محبت و شفقت سے دیکھ رہی تھی۔ رمشا دیکھے گئی، کتنا خار کھاتی تھی وہ نویرا سے، کتنا غلط سوچتی تھی وہ اس کے بارے میں۔ دل چاہتا وہ سامنے ہو تو منہ نوچ لے، چیخ چیخ کر بے عزت کر کے دھکا دھتکار دے، مگر کچھ بھی تو نہیں کر پائی تھی۔ نویرا سامنے ہوتی تو رمشا لفظ بھول جاتی تھی، بہت چاہنے کے باوجود نفرت سے بے عزت نہیں کر پاتی تھی، بہت خواہش کے باوجود منہ نوچ نہیں پاتی تھی۔ اور رضا، وہ اس پر مرتا تھا، وہ اس کے لیے مر رہا تھا، وہ اس کے لیے بخار میں تپ رہا تھا، وہ اس کے لیے جنون بن رہا تھا، اور وہ خود۔ وہ تلخی سے ہنس دی۔ کیا ہوا ہے؟ نویرا نے پوچھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ سب کچھ ہو چکا ہے نویرا، اب تو شاید کچھ بھی نہیں رہا۔ رمشا آنکھوں میں نمکین پانی لیے ہوئے تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، شارق زمان اور نواز دونوں ہی دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ؟ رمشا نے فوراً آنکھیں صاف کی۔ ہم رضا کے کمرے میں جا رہے تھے، مگر تم دونوں کو دیکھ کر رک گئے۔ کوئی جذباتی سین چل رہا ہے کیا؟ یہ شارق زمان تھا۔ نویرا غیر محسوس انداز میں رمشا کی اوٹ میں ہو گئی۔ شارق زمان کی تیز نگاہوں سے یہ حرکت مخفی نہ رہی۔ وہ تو یوں ہی نواز کے کہنے پر چلا آیا تھا، کیا پتا تھا سامنے یہ بھی ہوگی۔ پہلی نظر اس وجود پر پڑی تھی وہ، اور پھر کائنات بے رنگ ہو گئی تھی۔ سارے رنگ صرف ایک وجود میں سمٹ کر آ گئے تھے، اور اب بھی پرپل سوٹ میں اپنے سابقہ انداز میں اس کے سامنے تھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہی تو وہ رکا تھا، اور اب یہ دل نہیں، بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی۔ رمشا نے وضاحت کی تھی۔ نواز نے مسکرا کر نویرا کو دیکھا۔ جیمپی سے پہلے سے قدرے مختلف دکھائی دیتی تھی۔ اس نے ایک گہری استحقاق بھری نگاہ ڈالی۔ رشتہ آہستہ آہستہ مستحکم ہوتا جا رہا تھا، دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں میں کبھی آنسو نہیں نکلتے، شارق نے کہا تھا۔ رمشا پزل ہو گئی۔ شارق زمان، ان کی بھی ہاں کم ہی آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا وہ اس کے سامنے آنے سے ضرور پزل ہو جاتی تھی۔ کبھی تو بات نہ بھی ہو تو بھی آنسو نکل آتے ہیں شارق بھائی، ادھر ادھر کی باتیں تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نویرا بولنا نہیں چاہتی تھی، مگر رمشا کو پزل دیکھ کر ایک دم کہہ اٹھی۔ شارق مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی بات ضرور تھی کہ نویرا بول کر شرمندہ ہوئی۔ صحیح کہہ رہی ہیں نویرا، کبھی بے معنی سی بات پر بھی دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو رمشا پھر بھی بخار کی حالت میں، اور رضا کی بھی کنڈیشن میرا خیال ہے کچھ ایسی ہی ہے۔ معنی خیز انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ رمشا اب جھینک گئی تھی۔ نویرا کی مسکراہٹ ٹھہری، ایک نگاہ کی تھی نواز کی طرف، وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں میں پہلے سے ہٹ کر کوئی خاص چمک تھی۔ وہ فوراً پلکوں کی چلمن گرا گئی۔ خیریت نویرا صاحبہ؟ ہمارے آتے ہی آپ ادھر پردہ کر کے بیٹھ گئی؟ شارق کی گلفشانی اسے مزید خجل کر گئی۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں تو یوں ہی چچی جان کی ہیلپ کو آئی تھی۔ اس نے اپنی بات پھیری تو نواز کا کہہ برچیسا تھا، جو کہیں مجھ سے چھپنے کو یہاں آ بیٹھی۔ آج تو نواز کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ نویرا کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ نواز یوں برمیلا کہہ دے گا اس کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بڑوں کے سامنے۔ اب میں یوں بے شرمی سے وہاں بیٹھی اچھی لگوں گی؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ نواز ہنس دیا۔ شارق مسکرا بھی نہ سکا۔ نواز اور نویرا کا تعلق ایک اٹل حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے ذہن سے جھٹک دیا کرتا تھا، مگر اب ایک پھانس سی دل میں چبھی تھی۔ نواز کا ہنسنا، نویرا کا شرمانا، جھینپنا شارق کو زہر لگا تھا۔ خیر بری بھی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں پردے کا کوئی خاص رواج نہیں ہے۔ برجستہ نویرا کلسی جی چاہا اپنا ماٹھا پیٹ لے کہ کیوں بولی تھی، مگر شارق کے سامنے نواز کی یہ دیدہ دلیری ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔
रिमशा खामोश रही। चलो यार, रज़ा को भी देख लें, फिर घर भी चलना है। अम्मा इंतजार कर रही हूँ। नवाज की बात शारिक को भी अच्छी नहीं लगी थी। शारिक का जी चाह रहा था कि नवाज को एकदम मंजर से हटा दे या फिर नवेरा को गायब कर दे। नवाज की आंखों की चमक, होंठों की मुस्कुराहट, सब एकदम जहर लगने लगा था। नवेरा से इसका कोई बाकायदा ताल्लुक ना था, सिर्फ कज़न ही थी, मगर ये रकाबत, ये जुल्सना, ये अजियत वो बना रख कर रह गया था। शारिक का एकदम यहाँ से चले जाने को जी चाहता। चलते हैं यार, इतनी जल्दी भी क्या है, रज़ा आराम कर रहा है, 2 मिनट बात तो करने दो। शारिक ने नवाज के बाजू को शिकंजे में जकड़ कर खींचना शुरू कर दिया। बड़ों में से कोई आ गया तो फिर मज़े से बातें 2 मिनट कर लेना। दांत चबाकर शारिक कुलसा तो नवाज हंस दिया। नवेरा का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बात ही तो कर रहा हूँ। कौन सा मैं? नवाज बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराया। नवेरा का झुका सर मजीद झुक। या अल्लाह, आज ये नवाज को क्या हो गया? ये पहले तो इतने बेबाक नहीं आते हैं। चलते हो कि मैं दूं फारूक चाचा को आवाज़। शारिक ने धमकी ली, जो कारीगर साबित हो। खुदा तुम जैसा दोस्त ना दे किसी को, पूरे आस्तीन के सांप हो तुम। नवाज मुस्कुराता वह इसके साथ चला गया। नवेरा ने अपना कब का रुका हुआ सांस खारिज किया। रिमशा भी एक कुछ पुरसुकून हुई। या खुदा, आज नवाज भाई को क्या हो गया था? रिमशा कह रही थी। नवेरा ने ध्यान ना दिया। आइंदा मैं कभी किसी के यहाँ नहीं आऊंगी। हद है, कितने बदतमीज हो रही हैं नवाज साहब भी, वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई थी। पिछले 1 हफ्ते से शारिक जमान के मामलात में फ़र्क आ गया था। मैगजीन के दफ्तर वो बहुत कम जा रहा था। ज़्यादातर वक्त मुख्तलिफ दोस्तों के साथ गुजारता और रात गए तक क्लब चला जाता। घर आने जाने की रूटीन भी बदल गई थी और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ में फ़र्क आ गया था। इस रात भी वो घर जाने के बजाय यंगेस्ट क्लब चला आया। रोज़ की तरह आज भी वहाँ महफिल पर रौनक थी। मर्द ख़वातीन टोलियों में मौजूद खुशगपियों में मसरूफ़ थे। शारिक ज़मान ने सारे हाल में एक सरसरी निगाह डाली। ज़ेबा कियानी इसे देख रही थी। हाय, इसने वहीं से हाथ लाया। शारिक के होंठों पर मुस्कुराहट रही। जवाबन हाथ हिलाकर वो भी अपनी मखसूस टेबल पर आ बैठा। आज तुम लेट आए हो? ज़ेबा की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। वो अपनी साथी को छोड़कर इसके पास चली आई थी। सुर्ख मलमल के लिबास में वो रेशम की कोई डोरी महसूस होती थी। इंतहाई नाजुक, बेइंतहा सबकरो हार सिंगार से मुज़य्यन सरापा क़यामत था। शारिक ज़मान के होंठों पर खैर मुकद्दम मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। पिछले 1 हफ्ते से वो यहाँ हर रोज़ ज़ेबा से मिल रहा था। ज़ेबा पिछले गिले शिकवों को भुलाकर शारिक ज़मान से फिर इसी तरह एडजस्ट हो चुकी थी जैसे पहले था, और शारिक ज़मान ने भी इसकी पेशकदमी को कबूल कर लिया था। बैठो। बस दोस्तों में वक्त का पता एहसास ही नहीं हुआ। ज़ेबा इसके सामने वाली चेयर पर टिक गई थी। लंबी उंगलियों वाली हाथ इसने टेबल की चिकनी सतह पर रख दिए थे। शारिक ने इसके हाथों को देखा, रुई के कालों की तरह हाथ। शारिक ज़मान ने बारहा इनकी नरमी महसूस की थी। मैंने पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वेटर इनके पास आया तो शारिक ने इसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। वो चला गया तो ज़ेबा ने कहा। वो ताज्जुब से ज़ेबा को देखने लगा। वारफिता निगाहें शारिक के चेहरे को एक एक नक्श को जज़ब कर रही थी। शारिक की निगाहों के नागवारी की कैफियत ठहरी, ताहम इसने किसी भी किस्म के एहसास का मुजाहिरा मुनासिब ना समझा। क्यों? सादा और कुछ हद तक पुरशौक अंदाज था। ज़ेबा खिलखिलाई। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और पापा जानते हैं इनकी लाडली कोई छोटी मोटी चीज़ पसंद नहीं करती, और अगर कर भी ले तो इसकी तारीफ़ नहीं करती, और अगर करती भी है तो इसमें वाकई कोई बात होती है। पापा से मैं तुम्हारा बहुत जिक्र करती हूँ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। शारिक ज़मान इसकी बात का पस मंज़र समझने के बावजूद सपाट नज़रों से पापा कह रहे थे तुमसे पूछ लूँ, जब फारिग को इनवाइट कर लूँ। अपने रेशमी बाल मुलायम हाथों से सुलझाते हुए वो बहुत सरसरी अंदाज में कह रही थी, जैसे मामूल की बात हो। अगर मैं इनसे ना मिलना चाहूँ तो? इनकी आवाज़ में ऐसा तासुर था कि ज़ेबा पहली बार चौंकी थी। बगौर शारिक ज़मान के सपाट चेहरे को देखा, एकदम इसे एहसास हुआ कुछ दिनों से शारिक ज़मान के अंदर कुछ सर्दपन सा है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका मिजाज समझने लगी थी। तो तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाऊंगी, बेतकल्फ़ी से कहते इसने अपना मरमरी हाथ टेबल पर रखे शारिक ज़मान के हाथ पर रख दिया। शारिक ज़मान ज़ेबा के एतमाद पर दिल ही दिल में अश कर उठा। ज़बरदस्ती मेरे साथ मेरे बाप ने भी नहीं की, जब तक वो जिंदा था। तुम ज़बरदस्ती का लफ्ज़ भूल जाओ। शारिक ज़मान के मुस्कुरा कर कहने पर ज़ेबा ने ताज्जुब से देखा। एक पर ये पल पल बदलता हुआ शख्स इसके लिए एक मुअम्मा था। तुम इनकार कर रहे हो? ज़ेबा के लहजे में नाराज़गी दर आई थी। शारिक ने नफ़ी में सर हिलाया। जब कहोगी मैं तुम्हारे वालिद से मिल लूँगा, मगर तुम्हारे साथ कहीं जाकर नहीं। जिन्हें मुझसे मिलना है वो खुद आकर मिले, और दूसरे मिलने की वजह जाने बगैर तो मैं किसी को
بھی ملاقات کا شرف نہیں بخشتا۔ لاپرواہ اور معذرت خواہ انداز تھا۔ زیبا کو ناگواری محسوس ہوئی مگر وہ پی گئی۔ یہ شخص اس کے دل کو اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اسے قطعی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تم انہیں میرے میگزین والے دفتر لے آنا یا ادھر کلب میں ہی مل لوں گا۔ زیبا کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے شارق نے مسکرا کر کہا تھا۔ زیبا کا جی چاہا کہ ٹیبل پر پڑا ایش ٹرے اٹھا کر مغرور شخص کے سر پر دے مارے۔ تم عجیب و غریب شخص ہو، میں نے تم جیسا شخص پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم سمجھتے نہیں کہ میں تمہیں کیوں اپنے والد سے ملوا رہی ہوں۔ ناراضی سے بھرپور تاثر تھا اس کے چہرے پر اور تاثر بھی سج گئے تھے۔ شارق ہنس دیا۔ سمجھ تو میں بہت کچھ رہا ہوں، اب ہر انسان کی سمجھ اسے صحیح کا سگنل نہیں دیتی، بعض اوقات الجھا بھی دیتی ہے۔ پھر بھی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، تم اپنے والد کو کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لی پھر بولی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بہت ہی سادہ، صاف اور بغیر کنفیوز ہوئے زیبا کیانی نے کہا تھا۔ شارق زمان اسے دیکھنے لگا۔ زیبا کی بے باکی پر اسے حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جس سوسائٹی کی لڑکی تھی وہاں اس طرح بے دھڑک دل کی بات کہی جاتی تھی۔ وہاں جذبے یوں ہی کلبوں کی راتوں میں بے مول ہوتے تھے۔ لیکن شارق نے کرسی کی پشت سے ٹکا کر چہرے کا رخ پھیرا۔ میرا نہیں خیال کہ اپنی گزشتہ کسی بھی ملاقات میں نے تمہیں کوئی ایسا تاثر دیا ہے کہ تم اتنی بڑی بات کہہ دو۔ اس نے کہا۔ زیبا نے الجھ کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف مطلب ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ زیبا کے لیے یہ بات کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ شارق زمان اسے انکار کر رہا تھا۔ زیبا کیانی کو، کروڑوں کی تنہا وارث کو جس پر ہزاروں مرتے ہوں، وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی، اسے شادی کی آفر کی، اور یہ شخص انکار کر رہا ہے۔ اسے غصہ آنے لگا۔ تم نے مجھے چیٹ کیا، یو چیٹر۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئی۔ شارق زمان کی بہویں تن کی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میرا تمہارے ساتھ ویسا ہی رویہ جیسا یہاں دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، شروع میں جب تم نے یہ کلب جوائن کیا تھا تب تمہارے ساتھ میں بے تکلف ہوا تھا، لیکن اپنی طبیعت و مزاج کی وجہ سے میں بہت جلد پیچھے بھی ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا یہ تمہاری پیش قدمی سے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ زیبا کے طیش میں آنے پر شارق زمان نے بھی ایک دم بھڑک کر ٹوک دیا۔ زیبا یوں آئینہ دکھائے جانے پر اسے دیکھنے لگی۔ واقعی ہر بار وہ خود اس کی راہ میں آئی تھی، اس نے تو کبھی نہیں بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، میں ہی تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں، مگر میں تمہارے ساتھ سیریس ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شارق زمان کے مزاج کو وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ گئی تھی۔ ایک دم احساس ہوا کہ وہ واقعی طیش زدہ ہے۔ فوراً اپنے اندر اٹھتے ہوئے اشتعال کو دبا کر نہایت نرمی سے کہا، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات کو اس نے فوراً رد کیا تھا۔ کیوں؟ کیا خامی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، ویل آف ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، صاحب جائیداد ہوں، اپنے باپ کی ساری جائیداد کی تنہا وارث ہوں، اور کیا چاہیے؟ ایک دم اس نے کہا تھا۔ میری بات شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے، میں تمہاری بات ہی نہیں کر رہا بلکہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ زیبا کی گنوائی گئی تمام خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا۔ زیبا نے حیرت سے کہا، کیوں؟ اب یہ میرا خالص ذاتی مسئلہ ہے، تم کو بتانے سے رہا۔ ایک دم شارق زمان کے لہجے میں اجنیت در آئی، جیسے اکثر اچانک سمٹ آتی تھی۔ زیبا نے بغور دیکھا، سر سے تاثرات لیا، اجنبی لہجے میں کہا۔ وہ اسے عجیب سا شخص لگا۔ محبت کرتے ہو کسی سے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شارق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ منہ جانچ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ وہ شارق کی ہنسی میں ایک طنز تھا۔ زیبا کچھ اندازہ نہ لگا سکی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ وہ ٹیبل کی طرف آگے کو جھک گیا تھا۔ زیبا نے ایک دم شارق کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہی عجیب سی کیفیت تھی، انجان سی۔ کم از کم وہ اس کیفیت کو محبت کا نام نہیں دے سکی۔ ناممکن۔ جو شخص اپنے آپ سے محبت نہ کرنا جانتا ہو وہ کسی اور کو کیا خاک کرے گا؟ یہ شخص اس کے لیے واقعی کسی معمے سے کم نہیں تھا۔ شارق کا زوردار قہقہ گونجا اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ زیبا کو اس کی ہنسی بہت گراں گزری۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری، وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا، پھر ہنسا۔ زیبا نے بنا کر اٹھنا چاہا تو شارق نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیران، پلیز سٹ ڈاؤن۔ زیبا اپنے ہاتھ کے اوپر دھرے گندمی مردانہ ہاتھ پر مضبوط ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ وہ بیٹھ گئی، تاہم چہرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ جیسا شخص کس سے محبت کر سکتا ہے؟ شارق زمان اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زیبا نے کچھ نہ کہا، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، اور شاید۔ وہ رک گیا۔ زیبا کو دیکھا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، خوبصورت ترین تھی۔ اس جیسی لڑکی کو نظر انداز کرنا کفران نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ تو نہیں،
तो कुछ ना कुछ मेरा फैमिली बैकग्राउंड तुम जानती हो, वो कह रहा था। ज़ेबा उलझ कर है। यहाँ मौजूद करीबन हर शख्स हर दूसरे शख्स के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानता है। तुम्हें बताऊं, जब मैंने यहाँ आना शुरू किया था तो बहुत सी आंटीज़ के लिए बाइस वजह बना, लेकिन जैसे जैसे इनके इल्म में मेरा फैमिली बैकग्राउंड आता गया तो वो मुझसे लाताल्लुकी इख्तियार कर गई। यहाँ इस टेबल पर मैं सारा वक्त अकेले बैठ कर जाता हूँ, तो इसमें मेरा कोई अपना हाथ नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। इनको मेरी जानिब आने से रोके रखा है। ऐसे में तुमसे शादी। वो एक दफ़ा फिर हंसा। तुम अपने वालिदैन को मेरे बारे में मालूमात दो, इन्हें मेरी फैमिली हिस्ट्री बताओ ज़रा। वो तुम्हें मुझसे शादी का मशवरा तो दें, दूर की बात सलाम दुआ का मशवरा भी नहीं देंगे। तंजिया लहजा। आखिर में मजाक उड़ाने वाला था। वो अब फिर हंस दिया। ज़ेबा चुपचाप सर झुका गई। मैं मानता हूँ मेरी तबीयत और मजाज में शिद्दत पसंदी है। मैं यहाँ आता हूँ तो सबसे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातों से भाग कर आता हूँ। यहाँ वक्त गुजारना मुझे अपने कमरे की घुटन से निजात दिलाता है। यहाँ की रंगीनियों में अपना जहन दिल को उलझा कर अपने दिल पर पंपती वो बहुत सी ख्वाहिशों को मार देता हूँ। यही मेरा माजी, यही मेरा हाल और यही मेरा मुस्तकबिल। तुम जिंदा दिल लड़की हो, तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी अपनी तमाम तर रंगीनियों समेत मुंतज़िर है। क्यों मुझ जैसे बदमिजाज शख्स के पीछे अपना वक्त बर्बाद करिए। एंजॉय योर लाइफ प्रीटी गर्ल, एंजॉय। वो अब मुस्कुरा कर इसका हाथ थपथपा रहा था। ज़ेबा चुपचाप इसे देखती रही। तुम अपने माजी की वजह से ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो जानबूझकर। कुछ लम्हे खामोश गुजरे। शायद या शायद नहीं। दरअसल बहुत अरसा हुआ मैंने अपने आप में झांकना छोड़ दिया। एक बात बताऊं, जब इंसान के नज़दीक ज़िंदगी बेकार हो जाए तो वो जैसे मर्जी गुजारे, इसके लिए कोई मायने नहीं, या शायद मायने रखता है। बहरहाल मेरी ज़िंदगी के तरजियात में शादी का लफ्ज़ कहीं भी नहीं। वो मुस्कुरा कर कह रहा था। ज़ेबा जो इसका एक एक लफ्ज़ तोड़ने की कोशिश में थी, बोली और मोहब्बत इस शारिक की आंखों में झांका, जैसे वो कोई राज पाना चाहता हो। क्या ये लफ्ज़ तुम्हारी ज़िंदगी की तरजीहात से बेदखल हो गया? हाँ शायद। शारिक ने कंधे उचकाए। ज़ेबा ने गहरी सांस खारिज करते हुए गर्दन हिलाई। तुम सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। चलो आज की गुफ्तगू तुम्हारी ज़ात का एक सिरा तो हाथ आया। तुम्हारी बातों का ये मतलब नहीं कि मैं कन्विंस हो चुकी हूँ। तुम मुझे पसंद आए हो और तुम्हारी बेतवज्जी लापरवाही मुझे तुमसे बदजन नहीं होने दे रही, और ना ही मैं कभी होंगी। मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड से मुतालिक कुछ भी कहे, आई डैम केयर। मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़ात से सरोकार है और हमेशा रहेगा। ओके मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। वो उठकर वहाँ से चली गई। शारिक ज़मान को हैरत हुई। इसका ख्याल था कि वो ये सब सुनकर ताल्लुक तोड़ देगी, इसके इंसल्ट करके जाएगी, मगर इस तरह आराम से इसके चले जाना शारिक ज़मान का लब भींच गया था। जुबारिया भाभी ने फरा और अली के पुरजोर इसरार पर हॉक्स बे का प्रोग्राम बनाया। बुध का रोज़ था। अली और फरा दोनों ने ही रात को प्रोग्राम तय कर लिया था, कल छुट्टी करनी है। भाभी की तजवीज़ पर नौशीन और जरीश को भी साथ चलने की ऑफ़र की। फ़ोन पर भाभी ने ही चची से इजाज़त ली। ताहिरा बेगम के जुबारिया के सऊद अहमद की फैमिली से इस कदर बेतकल्फ़ी कतई नहीं भाई थी। एक तो इनके हाँ जाना और फिर अब दोनों बहनों को इनवाइट करना। दिल तो चाहा कि जुबारिया को टोक दें, मगर नतीजा बदमज़गी का खदशा था। सो तल्ख घूंट पी कर रह गई। बहुत अरसे बाद इनकी सारी औलाद इस तरह इकट्ठी किसी प्रोग्राम में पूरी खुशो आमादगी से शरीक हो रही थी। सो वो बर्दाश्त कर गई। सारी तैयारी रात को ही कर ली गई थी। प्रोग्राम के मुताबिक वो 10 बजे के करीब घर से निकल आए थे। सईद अहमद ने खुद नौशीन और जरीश को पिक करके हॉक्स बे पहुंचने का कहा था। समान अहमद, उस्मान, अली, फरा और ताहिरा बेगम सभी वहां पहुंच गए थे। वहां इन्होंने सारे दिन के लिए हट किराए पर ले लिया था। सामान वगैरह रख कर वो लोग समंदर की तरफ दौड़े। छुट्टी का दिन तो था, इसी वजह से लोग भी कम थे। इक्का दुक्का फैमिलीज दिखाई दे रही थी। छुट्टी का दिन नहीं था, इसीलिए लोग भी कम थे। इसीलिए वो सभी बहुत इत्मीनान से पानी में उछल कूद करके एंजॉय कर रहे थे। हमजा ताहिरा बेगम के पास था। भाभी, उस्मान भाई, समान अहमद, फरा, अली पांचों फुटबॉल खेल रहे थे। सब सईद अहमद और नौशीन और जरीश को लेकर आए थे। दोनों ने दूर से ही इन पांचों को हाथ हिलाकर अपनी आमद से आगाह किया। ताहिरा बेगम को सलाम करके वो हट में अपना बैग और जूते उतारकर इन लोगों के करीब पहुंच गई थी। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल के पीछे भागता समान अहमद रुक गया था। गहरे जामनी लिबास में तिमतमाती रंगत लिए, बालों को लंबे स्कार्फ से बांधे, हीरे की तरह जगमग करती आंखों की चमक देखने वाली थी। जरीश, फरा, जुबारिया से हाथ मिलाकर अब समान अली से हाथ मिला रही थी। समान अहमद फुटबॉल लेकर इसके करीब ही चला आया।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? फुटबॉल अली की तरफ उछाल कर समान अहमद ने दोनों की बारी बारी देखा। दोनों ही मुस्कुरा दी। समान अहमद ने नौशीन से मुसाफा के बाद जरिश की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसने भरपूर जोश से थामा। बिल्कुल A1। पता है समान भाई, मुझे रात से ही इतनी खुशी हो रही है, बहुत अरसे बाद आप लोगों के साथ हॉक्स बे पर ग्राउंड। माय गॉड, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। खुशी से तमतमाता चेहरा बगैर कुछ कहे सुने भी पढ़ा जा सकता था। वो कितनी खुश थी। समान की आंखों में खुश नुमा रंग आ ठहरे। मुस्कुराकर इसका हाथ छोड़ा। पता चल रहा है हमें, इसलिए तो चची जान से इजाजत ली थी तुम दोनों के लिए, वरना तुम दोनों के बगैर कुछ मजा ना आता। जुबारिया भाभी की चाहत पर नौशीन ने इन्हें मोहब्बत से देखा। मामा शायद इजाज़त ना देती अगर आप कॉल ना करती। आते हुए सवाल 100 हिदायत साथ बांधी हैं इन्होंने। इसने हंस कर कहा, चलो फिर भी मेरा शुक्रिया अदा करो, वरना इस वक्त तुम लोग कॉलेज में होती। भाभी की बात पर दोनों हंसती। वो दिन भरपूर अंदाज में गुजरा। दिसंबर का महीना होने की वजह से समंदर का पानी भी काफ़ी ठंडा था, लेकिन वो लोग एंजॉय भी खूब कर रहे थे। गरम कपड़ों में मलबूस इनका ज़ाती वक्त रेत पर चीखते चिल्लाते और एंजॉय करते गुजरा था। सईद अहमद कुछ फासले पर बैठे सबको एंजॉय करते गाहे बगाहे देख रहे थे। अलबत्ता ताहिरा बेगम कभी इनके पास चली जाती और कभी हिट के अंदर चली जाती। इस उम्र में ठंडा पानी इनके जोड़ों के लिए नुकसानदायक था, सो वो इन लोगों के खाने पीने के इंतजाम में ही लगी हुई थी। माजिदा इनके साथ थी। दोपहर का खाना सबने मिलकर खाया। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर कुछ देर भी सुस्ताने को लेट गए। वापसी का इरादा रात गए था। खूबसूरत हिट में सबको जहां जगह मिली वहीं लेट गया। जरीश भाभी, फराह, नौशीन चारों कितनी देर तक बातें करती रही। फिर एक एक करके सभी सो गए। ये चारों एक ही कमरे में थी, बाकी लोग दूसरे कमरे में थे। जरीश की आंख खुली तो सभी अभी तक सोए हुए थे। इसने वक्त देखा, 3 बज रहे थे। इसका मतलब था कि वो सिर्फ 1 घंटा ही सो पाई थी। इसने नौशीन का कंधा हिलाया। नौशी उठो, इसने पुकारा। नौशी किस्मत आई, क्या है, सोने दो। वो कहकर इसने करवट बदली। जरीश की इसकी नींद पर लानत भेजकर दुपट्टा संभालती उठ खड़ी हुई। कूलर से गिलास पानी निकालकर पिया, मुंह पर 2-3 चपाके मारे। कुल्ली करके वो हट के टेरेस पर आकर खड़ी होगी। टेरेस से ठठे मारते समंदर का नज़ारा बहुत भरपूर था। जरीश का जी चाहा समंदर की लहरों को दूर तक जाने को मचल रहा था। अब तक वो सभी ताया अब्बू की भरपूर हिदायत के तहत सिर्फ रेत तक ही महदूद रहे थे। पानी के अंदर तक जाने की गलती किसी ने नहीं की थी। मौसम सर्द है, आगे नहीं गए थे, मगर अब जब वो लोग उठकर बाहर आते, इन लहरों को ताकुब करके वापस भी आ जाना था। वो खामोशी से टेरेस से हट गई और जूते वहीं टेरेस की सीढ़ियों पर उतारकर हट से बाहर निकल आई। वैसे मुझे यूं तन्हा आना नहीं चाहिए। थोड़ी दूर ही चली थी, इसका दिल जैसे मलामत करने लगा। वो सर झटक कर चलती रही। गीली रेत की ठंडी सर्द हवाएं इसके बदन को अजीब सा सुरूर बख्श रही थी। वो एकदम सब भूल गई थी। समंदर इसी तरह इसे दीवाना बनाता था। हर बार वो यहाँ आकर बेगाना हो जाती थी। लहरें इसके पाँव को छू रही थी। वो पानी में चलती रही यहाँ तक कि पानी घुटनों तक आ गया। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। क्या था, मैं फराह को भी साथ ले आती। इस वक्त लोग थे मगर कम, कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे। लोगों को देखते हुए वापस पलटी, लेकिन चट्टानों को देखकर वो इधर चली आई। वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर बैठ गई। टांगे पानी में लटकाए वो झुक कर हथेलियों में पानी भरने लगी। चट्टान काफी ऊंची थी, इसके साथ कई चट्टानें थी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही? समान अहमद की आवाज़ पर वो एकदम डर गई। फौरन सर उठाकर देखा, समान अहमद अकब में था। आप, उफ अल्लाह, हद करते हैं आप, डरा के रख दिया। इसका दिल खौफ से कांपने लगा और इसके हाथ सनसना उठे थे। एक हिफ्फत भरी नज़र समान पर डाली जो इसे ही घूर रहा था। तुम अकेली क्यों आई? इसके डरने की परवाह किए बगैर दोबारा वही सवाल किया। लापरवाही से कंधे उचकाए। समान अहमद को इसका ये अंदाज जरा ना भाया। इर्द गिर्द देखा, इस वक्त हर जगह करीबन सुनसान ही थी, कम ही लोग थे। ऐसे में जरीश को यूं अकेले चले आना, इसे इस जगह बैठना था। वो समान अहमद की यूं ही आंख खुल गई। टेरेस पर टहलते जूं ही निगाह चट्टानों की तरफ निगाह गई। वो काफी फासला था, मगर वो फिर भी पहचान गया था। वो फौरन यहाँ इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, कम अज कम लड़की जात को कतई नहीं। ऐसी जगह पर अकेले घूमना फिरना बाज़ औक़ात बहुत खतरनाक साबित होता है। इसके पास ही चट्टान पर बैठते समान अहमद ने नाज़हाना अंदाज में कहा। जरीश को एकदम एहसास हुआ वो वाकई गलती पर थी। आई एम सॉरी। आपको पता है समंदर मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपनी
طرف کھینچتا ہے۔ ٹیرس پر کھڑی تھی کہ اچانک دل یہاں آنے کو مچل اٹھا۔ وہ اپنی ازلی معصومیت سے کہہ رہی۔ سامان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ سورج کی صاف شفاف کرنیں براہ راست اس کی چمکتی دمکتی جلد کو مزید چمکا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو سنہری رنگت کتنی خیزہ کن تھی۔ سامان احمد ایک دو لمحے کے لیے مبہوت سا ہو گیا۔ لاپرواہی سے کندھے پر ڈالا دوپٹہ، بلو خوبصورت اسکارف میں جکڑے بال اور گالوں پر چھوٹی شریر لٹ۔ سامان احمد نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر جھولتی شریر لٹ کو انگلی کا ذرا سا خم سے پیچھے کیا۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہے، تم ہم میں سے کسی کو اٹھا لیتی۔ سامان احمد کی آواز بوجھل عجیب احساس لیے ہوئے تھی۔ زرش ایک دم الجھی، چونک کر سامان احمد کو دیکھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے عجیب سے احساس کا شکار ہوئی۔ سامان احمد سے لاکھ انسیت و بے تکلفی سہی، مگر بحیثیت لڑکی ایک جھجک خود بخود ہر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان آ ٹھہری تھی۔ کسی سامان احمد کے معاملے میں وہ خود بے خود ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت ایک عجیب سا احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکی، مگر وہ سر جھٹک گئی۔ سامان بھائی کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ سامان احمد کی مسلسل گہری جائزہ لیتے نگاہوں سے خائف ہوئی۔ دل اندر ہی اندر سکڑنے سمٹنے اور پھیلنے لگا تھا۔ سامان احمد ایک دم نگاہ پھیر گیا۔ اپنی بے خودی اور بے قراری خود ہی خفت سے دوچار کر گئی۔ جذبوں میں ارتعاش برپا ہوا۔ سامان احمد نے جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرا۔ زرش کو سامان کی اس حرکت سے کچھ اندازہ نہ ہوا۔ ناسمجھی میں اس نے کندھے اچکائے۔ سامان بھائی، اس نے پکارا۔ پھر سامان نے سر نہ اٹھایا، ہتھیلی سے ایک گرتے قطرے کو دیکھا۔ جھکے سر سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ جھجکتا انداز تھا۔ سامان نے سر اٹھایا اور زرش کو دیکھا۔ وہ الجھی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ایک پل کو سامان کے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سامان احمد نے فوراً خود کو سنبھالا، سنجیدگی سے اس کا چہرہ جانچا۔ بس یوں ہی دیکھے نا، گھر میں آپ آج کل صرف ایک ہی ٹاپک ہے، آپ کی شادی۔ ماما پاپا اکثر اس قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ہادیہ آپ بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی یہی باتیں کر رہی تھی۔ بس ان کے باتوں سے اندازہ لگایا آپ خود کسی کو پسند کرتے ہیں۔ کتنے آرام سے سامان احمد کے دل کے انتشار کو بے بسی اور بے خودی کی زد میں لے آئی تھی۔ کتنے سکون سے وہ دل کے تاروں پر ہاتھ مار رہی تھی۔ سامان احمد نے لب بھینچ لیے۔ بمشکل دل میں مچلتے جذبوں کو زبان دینے سے روک پایا۔ وہ ایک انسان تھا، عام سا انسان، مگر اپنی بشری کمزوری پر قابو پاتے ہوئے خود کو روک گیا تھا۔ پاگل ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں جب بھی شادی کروں گا امی ابو کی باہمی رضامندی سے کروں گا۔ امی ابو کی پسند میری پسند ہوگی، مگر تائی امی تو فوزیہ آپی کو آپ کے لیے لانا چاہتی ہیں۔ اور پتہ ہے سامان بھائی، فوزیہ آپی کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ اس رات جب ہوٹل میں ہم نے فوزیہ آپی کو دیکھا تھا نا، ان کے ساتھ جو لڑکا تھا شاید وہی تھا۔ آپ نے دیکھا ہے نا؟ وہ بتا رہی تھی۔ سامان احمد کو ناگواری کا احساس ہوا۔ تم اپنی عمر کے مطابق باتیں کیا کرو، فوزیہ کیا کرتی ہے کیا نہیں تمہارا ہیڈک نہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ہادیہ بھی کیا بچگانہ باتیں کرتی ہے تم لوگوں کے سامنے، چچی امی منع نہیں کرتی؟ سامان کے یوں ناگوار لہجے پر زرش ایک دم حقیقت سے ارتعاش کی زد میں آئی تھی۔ اسے یوں ہی دل پر یہ بات کھٹک رہی تھی، سو کہہ دی۔ کیا پتا سامان احمد یوں ڈانٹ دے گا۔ آئی ایم سوری، ماما تو منع کرتی ہیں، مگر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، مگر تم لوگ ضرور سن لیتی ہو، بڑی بری بات ہے۔ یوں چھپ کر باتیں سننا؟ نہیں، چھپ کر کب سنتے ہیں، وہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہی تھی، یوں ہی کانوں میں پڑ جاتی ہیں۔ سامان کے ڈانٹنے والے انداز پر اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ سامان احمد نے بغور دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی خفا ہو رہا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، آگے بڑی زندگی پڑی ہے ان باتوں کے لیے، یہ خاندانی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، مگر ان کو یوں سوچنا اور سوال کرنا بعض اوقات ذہن کو بھی الجھا دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ کبھی ان معاملات میں نہ الجھو، سوائے تکلیف کے اذیت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ زرش کا ہاتھ تھام کر ہولے سے تھپتھپاتے ہوئے سامان احمد نے کہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ سر ہلانے سے زرش کے گلے میں جھولتا لاکٹ بھی حرکت کرنے لگا۔ ZS کے الفاظ پر سامان احمد کی نظریں پٹک گئی۔ یہ لاکٹ تمہارے گلے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے، جب خریدا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت اور قیمتی ہے، مگر اب ہاتھ بڑھا کر انگلی پینڈنٹ کی نوک پر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ زرش جھم گئی۔ تمہارے کالج میں اجازت ہے جویلری پہننے کی؟ سامان احمد نے ہاتھ ہٹا لیا۔ زرش نے فوراً غیر محسوس انداز میں دوپٹہ گلے پر لپیٹ دیا۔ اس کی اس حرکت پر سامان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ نہیں، اس نے فرا نے بھی پہن رکھا ہے، تم نے بھی؟
फाइन नहीं होता तुम लोगों पर? समान ने मजीद पूछा। हीरों की तरह जगमगाती आंखें झुक गई थी, घनी और लंबी पलकें लरज रही थी। जरिश के वजूद में ऐसी दिलकशी पहली दफा समान अहमद को महसूस हुई। यानी यह लड़की मेरी गहरी निगाह को पढ़ना भी जानती है। एक नया एहसास जागा था। कॉलेज के औकात पे हम दोनों गले से उतार लेती हैं, घर आकर फिर पहन लेती हैं, वो बता रही थी। समान अहमद मुस्कुरा दी। ओके वेल, उठो अंदर चलते हैं, बाकी लोग उठ गए होंगे। समान अहमद चट्टान से उतर चुका था। इसने अपना हाथ जरिश की तरफ बढ़ाया, लेकिन इसने नफी में सर हिला दिया। चट्टान ऊंची थी, बैठते हुए तो वो उछल कर बैठ गई थी, अब उतरते हुए छलांग लगाकर उतरना पड़ता। नीचे घुटनों तक पानी था, जरा सा फिसलती तो पानी में गिरती। इसने दूसरी चट्टान की तरफ देखा और वो थोड़ी छोटी थी, इस पर छलांग लगाकर वो आराम से दूसरी तरफ कूद सकती थी। वो चट्टान पर उठ खड़ी हुई। आराम से, ध्यान से पांव जमा कर उतरो। समान अहमद इसे ही देख रहा था। सर हिलाकर इसने दूसरी चट्टान को देखा। दोनों चट्टानों के दरमियान फासला था। इसने लापरवाही से छलांग लगाई, मगर पांव मजबूती से जमने के बजाय लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखती दूसरी तरफ गहरे पानी में जा गिरी। जरिश को गिरते और चीख मारते देखकर समान अहमद चीखा और जल्दी से इसकी तरफ गहरे पानी में कूद गया। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।